ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें इस ड्रामा की मेन लीड फैन फैन को दिखाया जाता है, जो कि रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसे एक सामान देते हुए कहती है कि इसे जल्दी से डिलीवर करके आओ। वह उस जगह का पता बताती है। उसका पता सुनकर फैन फैन डर जाती है और कहती है कि उस रास्ते में तो रोज़ाना गैंगस्टर की लड़ाई होती रहती है। फिर वह अपनी मॉम से कहती है कि आप भाई को क्यों नहीं भेज देती। तो उसकी मॉम फैन फैन के कान को पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारा भाई हमारे परिवार की जान है, और उसे धमकी देती है कि अगर तुमने आज डिलीवरी नहीं की तो तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां फैन फैन फाइनली उस चीज़ को डिलीवर कर देती है और उस सुनसान इलाके से अकेली आ रही होती है कि तभी वो रास्ते में गिर जाती है और उसके हाथ से वो लॉकेट भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन फैन एक लड़के को उठा रही होती है, जहाँ पर वह लड़का जब उठता है तो उस बच्ची का उससे नाम पूछता है, जहाँ वह बच्ची अपना नाम फैन फैन बताती है। फिर वो कहती है कि मुझे मेरी मॉम याद कर रही होगी, मुझे अपनी मॉम की काम में हेल्प कराने के लिए जाना होगा। जहाँ पर वह लड़का उस लड़की को एक लॉकेट देता है और कहता है कि तुम ये ले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ज़रूर आऊँगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन फैन लॉकेट को उठाकर चलने लगती है कि जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है कि तभी एक आदमी उसे पकड़कर दीवार की ओर धकेल देता है, और वह कोई और नहीं बल्कि इस ड्रामे का मेन लीड मिस्टर जू होता है। कि तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है, जिसके कारण मिस्टर जू फैन फैन को किस करने लगता है, जिसके कारण उस गुंडे को लगता है कि ये दोनों कपल हैं, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर उसके जाते ही मिस्टर जू फैन फैन से दूर हो जाते हैं, जहाँ हम देखने लगते हैं कि मिस्टर जू शायद अभी नशे में थे, जिसके कारण वे अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे। जहाँ पर मिस्टर जू की ऐसी हालत को देखकर फैन फैन उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप ठीक हो। जहाँ मिस्टर जू एक बार फिर फैन फैन को पकड़ लेते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। ऐसी कंडीशन में उन दोनों के बीच नाइट स्पेंड हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन फैन के मोबाइल में कॉल आया होता है। इस कॉल को उठाने के बाद फैन फैन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह तुरंत वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कार आती है, जिसमें से एक आदमी निकलता है और मिस्टर जू के पास आता है और उन्हें उठाता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने सारे अपराधियों को पकड़ लिया है। तभी मिस्टर जू का ध्यान जमीन पर गिरे हुए ब्लड पर जाता है, जिसे देखकर मिस्टर जू को कल रात का थोड़ा थोड़ा समय याद आने लगता है, जहाँ पर वह अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वह उस लड़की का पता लगाए जिसके साथ उन्होंने कल रात नाइट स्पेंड किया था। इसके बाद उनका सिक्योरिटी इस चीज़ का पता लगाने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर फैन फैन सड़क में एक फाइल लेकर जा रही होती है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अस्पताल में होती है, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वह अभी प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। जहाँ पर डॉक्टर उनसे कहते हैं कि तुम तो अभी कम उम्र की लग रही हो, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, जहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती। फिर हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी बातों को सोचते हुए वो अपने घर जा रही होती है और सोचती है कि ये उन्हीं अंकल का बच्चा होगा जिसके साथ उन्होंने कल रात को नाइट स्पेंड किया था। कि तभी अचानक उसके सामने उसकी मॉम आ जाती है और उसका कान पकड़ लेती है और कहती है कि वह आजकल काफ़ी काम चोरी करने लगी है, और उसके हाथ से वह फाइल भी छीन लेती है। जहाँ पर वह कहती है कि ये फाइल मुझे किसी अनजान ने रास्ते में दिया था, जहाँ पर वह उस फाइल को वापस ले लेती है और अंदर चली जाती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर जू अपनी गाड़ी से इस रेस्टोरेंट के बाहर आए होते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी बताता है कि आपने जिस लड़की के बारे में बताया था वह लड़की इसी रेस्टोरेंट में काम करती है। इसके बाद मिस्टर जू रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और जहाँ पर मिस्टर जू सबसे पहले उस लड़की का ध्यान अपनी ओर करते हैं और उसे अपना एटीएम कार्ड देते हैं और वो उस रात के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं। जहाँ पर फैन फैन उनसे एटीएम कार्ड लेने से मना कर देती है, पर उसकी मॉम वह एटीएम कार्ड ले लेती है, जहाँ पर फैन फैन अपनी मॉम को समझा रही होती है। इसके बाद मिस्टर जू उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर लेना। इसके बाद मिस्टर जू वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक बच्चा अपनी मॉम के साथ दिखाई देता है। इसके बाद मिस्टर जू सोचता है कि कहीं फैन फैन भी गर्भ निरोधक दवाई तो नहीं ले रही, और इसी बात का पता लगाने के लिए वे वापस मुड़ते हैं कि तभी वो एक आदमी को फैन फैन की एक गंदी फ़ोटो लेते हुए देखते हैं और इसी कारण वे उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उस आदमी के बारे में सबको बताते हैं। जहाँ पर फैन फैन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वह कहती है कि अब हम क्या करें। जहाँ पर मिस्टर जू अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि वह पुलिस को कॉल लगाए।
पर फैन फैन की मॉम पुलिस को बुलाने के लिए मना करती है और उसे छोड़ देने के लिए कहती है, जहाँ पर फैन फैन अपनी मॉम को इस बारे में समझाती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा करती है और फैन फैन को चोट पहुँचा देती है। इसके बाद मिस्टर जू फैन फैन को संभालते हैं और फैन फैन को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं कि तभी उसकी मॉम उसको रोकने लगती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर जू ऑनलाइन 1 लाख युआन उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद वे उन्हें नहीं रोकती और मिस्टर जू फैन फैन को अपनी कार में बैठाकर अस्पताल ले जाने लगते हैं, जहां फैन फैन काफ़ी नर्वस होती है कि तभी उसका ध्यान उसके गले में जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसके गले का लॉकेट कहीं गिर गया है। इसके बारे में वो मिस्टर जू को भी बताती है और कहती है कि शायद मेरा लॉकेट रेस्टोरेंट में गिर गया है। उन दोनों के बीच यही बातें हो रही होती है कि तभी उन्हें पीछे से कुछ धक्का लगता है, जहां पर सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि शायद पीछे से किसी कार ने उन्हें ठोका है। जब वे गाड़ी से उतरकर वहां जाकर देखता है तो उन्हें वहां एक लड़की दिखती है जो कि मिस्टर जू को जानती थी। वह मिस्टर जू के साथ फैन फैन को देखती है तो उसे लगता है कि वह उसकी वाइफ है, जहाँ पर फैन फैन उसे समझाती है कि मिस्टर जू और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वह वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर जू से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो, इसीलिए तुम जल्दी से अस्पताल जाओ। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के बाद वो लड़की मिस्टर जू से पूछती है कि वह उसके रिश्ते में क्या लगती है, जहाँ पर मिस्टर जू उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताते और वह लड़की अपने मन में सोचती है कि मैं कैसे बताऊं कि मैं इसे 4 साल से पसंद करती हूँ। इसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि मैं किसी को भी मिस्टर जू से खुद को अलग करने नहीं दूंगी। यहाँ पर वो कहती है कि क्या मुझे आपकी परवाह नहीं करनी चाहिए, और कहती है हमारे चैन और जू फैमिली के बीच कितने अच्छे संबंध हैं। और वो कहती है कि मेरी कार का भी एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। जहाँ पर मिस्टर जू उस लड़की को कार में बैठने के लिए कहते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उस लड़की का घर आ जाता है, जहां पर वो कार से उतरने से पहले अपने कान का एक इयररिंग उतारकर उस सीट में रख देती है और वहां से जाने लगती है। जिसके बाद मिस्टर जू का ध्यान नीचे जाता है, जहां पर उसे फैन फैन का वही लॉकेट मिलता है। उस लॉकेट को देखकर मिस्टर जू को लगता है कि ये इसी लड़की का लॉकेट है और वो उसे रुकने के लिए कहता है। और फिर मिस्टर जू उस लड़की के पास जाते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा लॉकेट है। जिसके बाद वो लड़की अपने मन में सोचती है, मैंने सुना है मिस्टर जू तो काफ़ी सालों से एक लड़की की तलाश में है और शायद ये उसी लड़की का लॉकेट होगा और शायद मुझे मिस्टर जू वही लड़की समझ रहे हैं। और वह इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और कहती है कि हाँ ये लॉकेट मेरा है। यहाँ पर वो देखते हैं कि मिस्टर जू उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैंने आखिर तुम्हें खोज ही लिया, और उससे पूछते हैं कि भला तुमने अपना नाम क्यों बदल लिया। यहाँ पर वो कहती है कि फैन फैन मेरा निक नेम है। फिर फैन फैन बेचारी उस पेंडेंट को ढूंढ रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो फिर वो मिस्टर जू को कॉल करके बोलने लगती है कि मुझे अभी तक वो चीज़ नहीं मिल रही, क्या मैं तुम्हारी कार में आकर एक बार उसे ढूंढ सकती हूँ। फिर मिस्टर जू से हाँ बोल देता है, जहाँ पर वो सोचने लगता है अगर वो वाइट पेंडेंट फैन फैन का हुआ तो, लेकिन यहाँ पर उसे ईयरिंग मिल जाता है तो उसे लगने लगता है कि शायद ये फैन फैन की ईयरिंग होगी। इसके बाद फैन फैन एक कैफ़े में बैठकर गर्म पानी पी रही होती है, जहाँ पर गलती से वो कप गिर जाता है एक लड़के पर और वो लड़का उस पर चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है ये शूज़ कितना महंगा है, और वो उसे धक्का दे देता है। यहाँ पर मिस्टर जू उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उसके मुंह पर पैसे फेंक देता है और कहता है ये लो और यहाँ से निकल जाओ, जहाँ पर वो लड़का पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर जू से उसकी ईयरिंग देता है। फिर वो बोलने लगती है कि ये ईयरिंग उसकी नहीं है, और तो और मिस्टर जू को फैन फैन का नाम सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये नाम उसने कहीं सुना है। इसके बाद वो उससे पूछता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने क्या खोया है, लेकिन यहाँ पर फैन फैन उसे कुछ नहीं बताती और साथ ही मिस्टर जू से पूछता है क्या तुमने बर्थ कंट्रोल पिल्स लिया था। यहाँ पर फैन फैन सोचने लगती है अगर उसने मिस्टर जू को सारी सच्चाई बता दी तो हो सकता है मिस्टर जू उसे अबॉर्शन के लिए बोले। इसी के डर के मारे फैन फैन उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि टेंशन मत लो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसके बाद वो लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, जहाँ पर वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन फैन फैन उसे ना बोल देती है। जहाँ पर मिस्टर जू बोलता है कि चलो अब से तुम मेरे घर पर रहना, लेकिन फैन फैन बोलने लगती है कि नहीं, मैं खुद का ध्यान खुद से रख सकती हूँ। और इससे पहले मिस्टर जू उससे कहता जाओ हॉस्पिटल में जाकर पहले गर्म पट्टी करवा लो, उसके बाद ही किधर जाना। एंड यहाँ पर उसे किसी का कॉल आ जाता है। तो दूसरी तरफ फैन फैन होती है अस्पताल में, जहाँ उसकी मॉम उसे खींचकर उसके घर लेकर जा रही होती है, क्योंकि उसने शादी करने के लिए कहा था। लेकिन फैन फैन जोर जोर से चिल्ला कर बोल रही होती है कि मैं शादी नहीं करने वाली, और शादी से आपको पैसे मिलेंगे ना कि मुझको, मैं शादी क्यों करूं, मेरी खुशी शादी में बिल्कुल भी नहीं है। और इसी सेम हॉस्पिटल में मिस्टर जू और शील भी होते हैं,
जहाँ पर मिस्टर जू को लग रहा होता है कि मैंने शायद फैन फैन की आवाज़ सुनी है। उसे फिर लगने लगता है कि शायद ये उसका वहम है। दूसरी ओर यहाँ पर फैन फैन की मॉम को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो उसे ज़बरदस्ती सीढ़ियों की ओर लेकर जाती है ताकि वो उसे धक्का मार सके, उसके बच्चे को गिरा सके। यहाँ पर फैन फैन उससे चिल्ला चिल्ला कर माफ़ी मांग रही थी और उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन उसकी मॉम उसकी एक भी बात नहीं मानती और उसे ज़बरदस्ती उसे गिराने लगती है और साथ ही साथ वो उसे सीढ़ियों से धक्का भी दे देती है। इतने में यहाँ पर मिस्टर जू को किसी का कॉल आता है जो उसे बताने लगता है कि फैन फैन को उसकी मॉम खींचकर कहीं लेके जा रही थी। फिर यहाँ पर मिस्टर जू चला जाता है नर्स से पूछने के लिए, जहाँ नर्स उसे बता देती है कि उसकी मॉम उसे सीढ़ियों की ओर लेकर गई है। यहाँ पर मिस्टर जू फैन फैन को नीचे गिरा हुआ देखता है, जहाँ पर वो उसे उठाकर ले जा रहा होता है, तो उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन मिस्टर जू उसकी एक बात नहीं सुनता। फिर बाद में फैन फैन का इलाज होता है, जहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। इतने में वहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर मिस्टर जू को बताने लगता है कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने अपना दूसरा वाला तरीका इस्तेमाल किया है, तो आपको मीटिंग में जाना होगा। और यहाँ पर मिस्टर जू मीटिंग में चला जाता है अपने असिस्टेंट को वहीं छोड़कर, और अचानक से फैन फैन की नींद खुल जाती है और वो अपने बच्चे के बारे में पूछने लगती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है, जहाँ पर वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या मेरा बच्चा ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि तुम आराम करो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो अभी भी हेल्दी है, और तब जाकर फैन फैन के मन को शांति मिलती है। इसके बाद यहाँ पर मिस्टर जू आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उन दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़कर चला जाता है। फिर बाद में फैन फैन को लगने लगता है कि डॉक्टर ने मेरा इलाज किया है, तो डॉक्टर को पता होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और क्या पता डॉक्टर ने इन्हें भी सारी चीज़ें बता दी होगी। फिर वो यहाँ पर उससे सॉरी बोलने वाली थी, जहाँ पर मिस्टर जू बोलता है कि तुम मुझे कुछ बता भी नहीं रही हो। फिर फैन फैन अपनी सच्चाई बोलने ही वाली थी, इससे पहले ही मिस्टर जू कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हारी मॉम ऐसी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पर रहो। फिर फैन फैन समझ जाती है कि मिस्टर जू को अभी तक कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत जल्द उन्हें सब कुछ बता दूंगी। दूसरी ओर वो सोचने लगती है कि अगर वो मिस्टर जू के घर गई तो उसका बेबी और वो सेफ रहेंगे, इसके लिए वो उसके घर जाने के लिए हाँ बोल देती है, जहाँ पर मिस्टर जू उसे उठा लेता है, तो फैन फैन शर्माने लगती है। इसके बाद में फाइनली वो लोग घर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उसकी आंटी ये देखकर शॉक हो जाती है कि मिस्टर जू ने किसी लड़की को अपने घर बुलाया है, और साथ ही वो बहुत खुश होती है कि ये बात अगर उसने मिस्टर जू की मॉम को बताई तो वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाएगी। इसके बाद वो उन दोनों के लिए डिनर बनाकर लाती है, जहाँ पर वो लोग खाना खाने लगते हैं। तो फिर फैन फैन को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि ध्यान रखना, अगर तुमने उस बच्चे को जन्म दिया तो फिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हें घर के अंदर या फिर मेरे शॉप के अंदर कभी भी काम करने नहीं दूंगी। यहाँ पर फैन फैन डर जाती है, जहाँ पर मिस्टर जू उससे कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम तुम पर चिल्ला रही थी ना, कोई बात नहीं, तुम्हें वहाँ वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ पर वापस गई तो तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत मारेगी। यहाँ पर तुम हेल्दी रह सकती हो, और रही बात जॉब की तो तुम मेरी कंपनी में भी कर सकती हो। फिर फैन फैन बोलने लगती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। फिर मिस्टर जू बोलता है कि इसमें क्या हुआ, तुम्हारे पास स्किल होने चाहिए, तुम डेवलप कर लोगी, और इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है, तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। एंड यहाँ पर वो आंटी कॉल करके उसकी मॉम को सब कुछ बताने लगती है, जहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि ज़रा मुझे मेरी बेटी और बहू की फ़ोटो तो भेजो। लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो निकालने लगती है, यहाँ पर मिस्टर जू ने बुला लेता है और कहता है कि फैन फैन को आप ऊपर लेकर जाइए और उसका कमरा दिखाइए। और तो और सुबह भी हो जाती है, जहाँ पर फैन फैन बहुत आराम से सोई थी। फिर मिस्टर जू उसके पास जाता है और उसे जगाने लगता है। मिस्टर जू से कहने लगता है कि अब तो उठ जाओ। फिर वो उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ कंपनी में, सीधा शाम को वापस आऊँगा। यहाँ पर फैन फैन घर की सफाई कर रही होती है, तो आंटी उसे ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि डॉक्टर आने वाले हैं तुम्हारा चेकअप करने के लिए, और तो और तुम्हारे बेबी का चेकअप भी करेंगे। फैन फैन ये सुनकर कंफ्यूज जाती है और कहती है कि आंटी को कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर आ जाती है उसका चेकअप करने के लिए। यहाँ पर वो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारा बेबी तो हेल्दी है, लेकिन तुम्हारी बॉडी की हेल्थ बहुत ख़राब है, जिस वजह से बेबी इफ़ेक्ट गिर सकता है। तो फिर वो आंटी कॉल करके मिस्टर जू को बताने लगती है। फैन फैन यहाँ पर उस आंटी को बोलने लगती है कि नहीं, आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, जब वो अपनी कंपनी से वापस आ जाएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। फैन फैन यहाँ डिसाइड कर लेती है कि जो भी हो वो मिस्टर जू को सब कुछ बता कर रहेगी। लेकिन मिस्टर जू जैसे ही घर आता है, फैन फैन उसे बोलने जा ही रही थी, पर तभी उसे किसी का कॉल आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि सीन होती है। लेकिन मिस्टर जू उस कॉल को पिक नहीं करता। फैन फैन यहाँ पर अपने मन में सोचने लगती है, क्या पता शीन और मिस्टर जू का कुछ रिलेशन हो और मैं उनके रिलेशन को ख़राब कर दूँ, इसीलिए फैन फैन
उनसे कुछ भी नहीं बोलती और कहने लगती है नहीं, मैं बस तुमसे जॉब के लिए पूछ रही थी। मिस्टर जू से कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, तुम पहले आराम कर लो, बाद में हम जॉब को देख लेंगे। फिर फैन फैन कहने लगती है नहीं, मैं अभी एकदम परफेक्ट हूँ और फिट भी हूँ, तो क्या पता मैं अच्छे से जॉब कर पाऊँ। फिर फैन फैन बोलता है कि तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारा मैं सारा अरेंजमेंट करवा दूँगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी चीज़ अनकम्फर्टेबल लगे तो तुम मुझे बताओगी। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर फैन फैन सोच रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द उसे सब कुछ बताना ही होगा। और जब वो उसकी कंपनी में जाती है तो वहाँ के स्टाफ से वो पूछने लगती है और अपना इंट्रोडक्शन भी देती है और कहती है कि मेरी सीट कहाँ पर है, लेकिन कोई भी स्टाफ उसे जवाब नहीं देता। आगे बैठी हुई लड़की उसे बोलने लगती है कि क्या तुम्हें यहाँ के रूल रेगुलेशन नहीं पता है, जब तुम यहाँ पर नई आई हो तो तुम्हें यहाँ के लोगों के लिए गिफ्ट लाने होते हैं। पर बाद में वो उसकी स्कर्ट को टच करती है और हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगती है कि तुम तो कितने सस्ते कपड़े पहनती हो, इतने ज़्यादा चीप, जो कि मैं कभी देखूं भी ना, और टच कर लिया मैंने, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तो और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ पर फैन फैन उससे कुछ नहीं बोल पाती। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाती है जो उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। फैन फैन उसे बताने लगती है कि मैं यहाँ पर न्यू जॉब के लिए आई हूँ। तो फिर वो उसे पूछने लगती है तुम्हें जॉब पर रखा किसने। फिर फैन फैन बोलने लगती है कि मुझे जॉब पर मिस्टर जू ने रखा है। यहाँ पर मैनेजर हंसकर बोलने लगती है मिस्टर जू जो इस कंपनी के ऑनर है, उन्होंने खुद तुम्हें रखा, तुम्हें कोई बुढ़ा मिस्टर जू मिल गया होगा जिसने तुम्हें उल्लू बनाया होगा। फिर फैन फैन यहाँ पर उन्हें मैसेज दिखा रही होती है कि ये देखो मुझे उसी ने भेजा है। तो फिर वह लोग बोलने लगते हैं कि मुझे तो नहीं लग रहा कि ये सच है, अगर तुम्हें सचमुच में मिस्टर जू ने बुलाया है तो एक काम करो, उन्हें कॉल लगाओ और यहाँ पर बुलाओ तो सभी को प्रूफ पता चल जाएगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे कॉल लगाने लगती है। मिस्टर जू तो उसका कॉल ही नहीं उठाते। फिर वो उन्हें बोलने लगती है हो सकता है कि वो बिजी हो, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो लोग उस पर हंसकर कहने लगते हैं कि मजाक करना बंद करो। इतने में यहाँ पर एक स्टाफ आ जाती है जो कि शैन को लेकर आती है और यहाँ पर वो मैनेजर के कान में बोलने लगती है कि शिया ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है ये, साथ ही साथ ये मिस्टर जू की वाइफ भी है। और यहाँ पर शीन अपने आप को मिस्टर जू की वाइफ इंट्रोड्यूस कराती है। फैन फैन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसे लगने लगता है शीन और मिस्टर जू का काफ़ी ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप है। यहाँ पर बाद में मैनेजर मन में सोचने लगती है कि अगर मैंने इस मैडम का साथ दिया, यानी कि शीन का, तो अगर अच्छे से उसका साइड दिया तो क्या पता मेरा प्रमोशन बहुत ही जल्दी हो जाए। तो फिर यहाँ पर वो उसको सीट देती है और उससे अच्छी अच्छी बातें बोलने लगती है। जहाँ पर शीन फैन फैन से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो फिर शीन को सारी बातें बताती है। शीन हंसने लगती है कि यहाँ पर मिस्टर जो तुम्हें जॉब देगा। इसके बाद यहाँ पर मैनेजर बोलने लगती है कि हम इसे क्लीनिंग का जॉब दे सकते हैं। जहाँ पर शीन बोलती है क्लीनिंग का, बस ऑफिस क्लीनिंग से क्या होगा। तो मैनेजर बोलती है इसमें क्या ही होगा, ये वॉशरूम क्लीनिंग और टॉयलेट भी क्लीनिंग करेगी। फैन फैन को उन लोगों की बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उनसे कहने लगती है कि अगर तुम्हें मुझे जॉब पर नहीं रखना तो तुम मुझे मत रखो, मैं यहाँ खुद की बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर यहाँ से वो उदास होकर जाने लगती है, लेकिन मैनेजर उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि अब तुम आ ही गई हो तो तुम जा कहाँ रही हो, ये तुम्हारा ही काम है। और तो और वो उसे ज़बरदस्ती वॉशरूम में लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो लोग उसे बुली करने लगते हैं। इतने में हमें मिस्टर जू का सीन दिखाया जाता है। वो अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं आए। उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि हाँ, एक बार फैन फैन का कॉल आया था, लेकिन आप मीटिंग में थे इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पर मिस्टर जू अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगता है और वो घबरा जाता है कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा। जो वहाँ से भाग जाता है और सीधा ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर नीचे सभी लोग उसे वॉशरूम में जाकर बुली कर रहे होते हैं और तो और उसका हाथ भी जला देते हैं। यहाँ पर मिस्टर जू आता है और उन सब के ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर बाद में वो फैन फैन से पूछता है कि आखिर कौन है जिसने तुम्हें बुली करने की कोशिश की है। फिर शीन इतनी चालाक होती है कि वो सारा ब्लेम उस मैनेजर और स्टाफ के ऊपर डाल देती है और कहने लगती है और मैं तो यहाँ पर अपने पापा के बुलाने पर आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर चुपचाप थी और मैं देख रही थी कि ये लोग क्या करते हैं और ये लोग तो सीधा फैन फैन को बुली करना शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर बाद में फैन फैन बताने लगती है कि आखिर उसे बुली किसने किया है। यहाँ पर वो शीन का भी नाम लेना चाहती थी, लेकिन वो नहीं ले पाती। इसके बाद मिस्टर जू उन दोनों को कंपनी से हमेशा के लिए निकाल देता है। साथ ही साथ वो सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर फैन फैन कहने लगती है कि मैं यहाँ से अकेले डॉक्टर के पास चली जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर मिस्टर जू उसे अपने साथ लेकर जाता है अपने कैबिन के अंदर। और दूसरी तरफ शीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है फैन फैन के ऊपर। फिर बाद में मिस्टर जू उसे दवाई लगाने लगता है और उसे सॉरी बोलने लगता है, जहाँ पर फैन फैन कहने लगती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो उल्टा इस कंपनी में मुझे जॉब करने का मौका दिया,
पाया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मिस्टर जू से सॉरी बोलता है कि मैं सही समय आने पर तुम्हारी ज़रूरत होने पर तुम्हें मदद करने नहीं आ पाया, इसके लिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है शीन से मिलने के लिए। दूसरी ओर शीन उसके दूसरे कैबिन में बैठी होती है, तो फिर वो उसका वाइट कलर का शर्ट देखती है और वो उसकी वाइट कलर के शर्ट में किस कर देती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर जू आ जाता है, तो फिर वो दोनों प्रमोशन और कोलैबोरेशन के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर जू बोलता है अपने डैड से एक बार कंफर्म कर लेना कि ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, सारी डिटेल और डॉक्यूमेंट मैं रेडी कर लूँगी, तुम तो रेडी होना। इतने में वो उसको हाँ बोलकर भेज देता है। यहाँ पर फिर फैन भी अंदर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि मुझे मिस्टर जू के घर से जल्द जाना होगा, क्योंकि मैं उसके और शीन के बीच में दरार नहीं डालूँगी। यहाँ पर वो आती तो है, लेकिन वो वहाँ पर उसका वाइट कलर का शर्ट देख लेती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरी ओर मिस्टर जू अपने असिस्टेंट से कहता है कि फैन को अच्छे से घर छोड़ देना और ध्यान रखना, उसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। फैन यहाँ पर आधे रास्ते में होती है और अपने ड्राइवर से बोलने लगती है कि तुम मुझे यहीं पर छोड़ सकते हो, तो अपने बॉस से कह देना कि मुझे आगे चलकर जाना था, इसीलिए मैं यहाँ से चलकर जा रही हूँ। दूसरी ओर वो कार से उतर जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो उसे याद आता है कि उसकी जितनी भी आईडी और पासपोर्ट है वो सभी तो उसके घर पर है। फिर जहाँ पर जब मिस्टर जू अपने घर आता है तो अपनी आंटी से पूछता है कि फैन कहाँ पर है, तो आंटी बताने लगती है फैन तो सुबह से ही तुम्हारे ऑफिस गई थी, लेकिन उसके बाद से वो घर पर नहीं आई। फिर बाद में मिस्टर जू घबराने लगता है और जब वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है तो उसे बहुत सुनाता है और साथ ही साथ उसका लोकेशन पता करने के लिए भी बोलता है। फिर हम मिस्टर जू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि इसी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था। इतने में डॉक्टर बाहर आकर बोलने लगता है कि माँ और बच्चा दोनों ही ठीक है। यहाँ पर मिस्टर जू के पास फैन का फ़ोन होता है, जो अचानक से बिलिंग होने लगता है। तो फिर यहाँ पर वो उसकी फ़ोटो देखता है, जिसे वो ज़्यादा टाइम तक नहीं देख पाता। इसके बाद फाइनली फैन की नींद खुल जाती है, जहाँ पर मिस्टर जू होता है फैन उसे सारी सच्चाई बता देती है और कहने लगती है प्लीज़ मैं इस बच्चे को अवॉर्ड नहीं कर सकती। फिर मिस्टर जू से कहता है अबॉर्शन, मैंने तुमसे कब कहा कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा बच्चा है तो ऑब्वियसली मैं इसे अपनाऊंगा। ये सुनने के बाद उसे शांति मिलती है। फिर फैन उसे पूछने लगती है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन और पूछना था कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ है। यहाँ पर मिस्टर जू हंसकर उससे कहने लगता है गर्लफ्रेंड और वाइफ अगर होती भी तो मैं तुम्हें क्यों रखता। फिर उसके बाद वो उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन में एक फ़ोटो देखी थी, वो कौन है, जिस पर वो उसे बताने लगती है कि वो मेरे बचपन की फ़ोटो है जब मैं 5 साल की थी। जिस पर मिस्टर जू को याद आने लगता है कि बचपन में जिस लड़की ने उसकी मदद की थी वो भी करीब 6 साल की ही थी शायद, तो क्या पता ये वही लड़की हो। यहाँ पर वो किसी और की तस्वीर के बारे में बात करता है, लेकिन फैन उसे कहने लगती है नहीं मेरे पास बस यही आखिरी फ़ोटो बची है। फिर इसके बाद वो उससे शादी के लिए प्रपोज़ कर देता है। यहाँ पर फैन को तो यकीन ही नहीं होता और वो उससे वादा करता है कि लाइफ टाइम के लिए वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। फिर फैन उसे हाँ बोल देती है, लेकिन साथ ही साथ वो उससे प्रॉमिस भी करता है कि तुम भी अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखोगी, तो ही मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रख पाऊँगा। फिर वो उसे उठाकर ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों चले जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए और वो लोग बड़ी प्यारी सी फ़ोटो खिंचवाते हैं, जहाँ पर उनका मैरिज सर्टिफिकेट फाइनली आ जाता है। फैन यहाँ पर मिस्टर जू को थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि मुझे घर देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर जू से कहता है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, मेरे घर को घर बनाने के लिए और मुझे इतना प्यारा सा बेबी देने के लिए। दूसरी ओर कोई झाड़ियों से उनकी बातें सुन रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने वाला था, जो कि शीन ने भिजवाया था। फिर यहाँ पर आकर शीन को वो सारी बातें बताने लगता है, साथ ही साथ वो उसे फ़ोटो भी दिखाता है। शीन तो ये देखकर दिल मिला जाती है और कहने लगती है मैं उन दोनों का डिवोर्स करवा कर रहूँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं। जब सुबह होती है तो मिस्टर जू उठकर फैन को देखकर जा रहा होता है। तभी फैन भी यहाँ उठती है तो मिस्टर जू उसे उठाकर ब्रेकफास्ट करने के लिए ले आता है। फैन यहाँ पर खुद से खाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर जू से कहने लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है हाथ लगाने की, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, और यहाँ पर वो उसे खिलाने लगता है। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए उसे एक कॉल आता है शीन का, जहाँ पर शीन काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रही थी और रो रही होती है और अचानक से कॉल कट हो जाता है। फिर यहाँ से वो चला जाता है,
है, जहाँ पर फैन फैन सोचने लगती है क्या अभी भी इसके दिल में शीन है, और वो कल रात की बात याद करने लगती है, जहाँ पर वो अपनी आंटी को फैन फैन से इंट्रोड्यूस कराता है एज अ वाइफ, और वो लोग अपने बेडरूम में होते हैं तो उन दोनों ने किस भी किया था। दूसरी ओर मिस्टर जू वहाँ पहुँचता है शीन के घर, जहाँ पर वो शीन के फेस को देखता है और उसके फेस पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। यहाँ पर वो मिस्टर जू से बोलने लगती है कि मेरे डैड ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी अनजान से करवा रहे हैं और मुझे वो इंसान से शादी नहीं करनी क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो उसे और भी बड़ा चढ़ाकर बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, अगर मैं यहाँ रखी तो मेरे डैड मुझे मार डालेंगे, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। ये सुनकर मिस्टर जू उसे वहाँ से ले जाता है। फिर वो शीन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की फ़ोटोज़ हैं जब तुम 5 या 6 साल की थी। तभी यहाँ पर शीन बहाना बनाकर बोलने लगती है कि शायद ही कोई फ़ोटोज़ होंगी, और अगर होंगी भी तो वो मेरे डैड के पास होंगी, और अगर मैं वहाँ गई तो तुम्हें पता ही है क्या हो सकता है। यहाँ पर मिस्टर जू मन में सोचने लगता है ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अगर प्रूफ ही नहीं होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि बचपन में मेरी जान फैन फैन ने बचाई थी या फिर शीन ने। फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ बेचारी फैन फैन चेयर में बैठकर सोच रही होती है कि शीन और मिस्टर जू एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं क्योंकि वो दोनों सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर बेचारी ओवरथिंक करने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी आंटी फ्रूट्स लेकर आती है, जहाँ पर वो आंटी से पूछने लगती है क्या कभी मिस्टर जू की कोई गर्लफ्रेंड रही है। फिर उसके बाद वो आंटी बताने लगती है नहीं, यंग मास्टर की तो आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर फैन फैन बोलने लगती है शायद आपको नहीं पता होगा। फिर वो उससे बोलने लगती है मुझे नहीं पता होगा, मैंने बचपन से लेकर उसका ध्यान रखा है और मैंने कभी भी उसे किसी लड़की के साथ नहीं देखा, तुम पहली लड़की हो जिसे लेकर वो घर आया है। फिर वो वापस से ओवरथिंक करना शुरू कर देती है। दूसरी ओर हम मिस्टर जू को देखते हैं जो कि शीन को एक घर में रखता है। यहाँ शीन बोलने लगती है मैं तुम्हारे घर में क्यों नहीं रह सकती, लेकिन मिस्टर जू उसे उस घर में रहने से मना करता है और कहता है मैंने ये घर अभी अभी बाय किया है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। फिर बाद में वो मिस्टर जू वहाँ से चला जाता है फैन फैन से मिलने के लिए। यहाँ वो दोनों बातें करते करते एक दूसरे को किस करते हैं। इतने में ही मिस्टर जू को कॉल आता है उसकी मॉम का, जो उसे बोलने लगती है मैं मॉम हूँ तुम्हारी, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में तो बता ही सकते थे। मिस्टर जू उनसे कहता है कि अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही, अब वो आपकी डॉटर इन लॉ बन गई है, यानी मेरी वाइफ। यहाँ पर फैन फैन पानी पी रही होती है। ये बात सुनकर उसके मुँह से पानी निकल जाता है। और तो और उसकी मॉम बोलने लगती है ठीक है, यही अच्छा मौका है, यहाँ पर तुम मेरे बर्थडे पार्टी के दिन अपनी वाइफ को लेकर आओगे और मैं सभी को अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मिस्टर जू कहता है कि आप खुद ही कह दीजिए, मैंने फ़ोन स्पीकर पर रखा है। फिर उसकी मॉम फैन फैन को उसके बर्थडे पार्टी में आने के लिए बोलती है, जहाँ पर फैन फैन सोच में पड़ जाती है कि मैं आंटी के लिए कौन सा गिफ्ट लेकर जाऊंगी। इसके बाद मिस्टर जू वहाँ से चला जाता है कंपनी में, जहाँ पर शीन फैन फैन को अंदर जाते हुए देख लेती है और वो अपना प्लानिंग शुरू कर देती है। इससे पहले हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो खड़ी होती है और उसकी बालकनी से एक रूम दिख रहा होता है और वो रूम मिस्टर जू का होता है और वो अपने मन में बोलती है कि मैं बहुत जल्द उस घर के अंदर आकर रहूँगी। तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मिस्टर जू की मॉम के बर्थडे का इनविटेशन आया है, तो क्या आप जाना चाहोगी। यहाँ पर वो उससे कुछ ड्रेस मंगवाने को कहती है। इसके बाद वो वही ड्रेस लेकर जाती है फैन फैन के पास और वो उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारे और मिस्टर जू की शादी के बारे में सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और तो और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर फैन फैन उससे पूछने लगती है मिस्टर जू और तुम्हारा रिश्ता कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं। फिर बाद में शीन उसे कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगती है कि नहीं नहीं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में मिस्टर जू मुझे पसंद करते थे, लेकिन कभी भी मैंने मिस्टर जू को वो मौका ही नहीं दिया, लेकिन लगता है तुमसे शादी करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं मुझे ही अभी भी पसंद करते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और तुम ये गिफ्ट मेरी तरफ से रख लो। और वो इस गिफ्ट को लेने से मना कर रही होती है और कहती है कि मैं इसका क्या ही करूँगी। फिर बाद में शीन बोलने लगती है कि तुम अपनी मॉम के बर्थडे वाले दिन इसे पहन सकती हो, इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। साथ ही साथ मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आई हूँ। यहाँ पर उसकी बातों में आकर फैन फैन उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और सोचने लगती है कि अगर मिस्टर जू ने उससे प्यार किया था तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों करी, सिर्फ बच्चे के लिए। उसके घर के बाहर आने के बाद वो बड़े अजीब तरीके से घर को देखने लगती है और कहती है अभी तो मेरा प्लान शुरू हुआ है, धीरे धीरे देखना तुम कैसे तड़पती रहोगी। फिर यहाँ पर फैन फैन जाती है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर वो अपने ड्राइवर को नीचे गैरेज में वेट करने के लिए कहती है और बोलती है कि मेरा काम ख़त्म होते ही मैं यहाँ आऊँगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक आंटी को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें चक्कर आने लगता है और फिर वो नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ पर फैंग फैंग उनकी मदद करती है। यहाँ पर आंटी जैसे ही उठती है तो वो फैंग फैंग को अपनी डॉटर बुलाने लगती है। फैंग फैंग उनसे कहने लगती है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं बस आपकी
मदद करने के लिए आई हूँ क्योंकि आप अचानक से नीचे गिर रही थी। तभी इतने में वहाँ पर उस आंटी की असिस्टेंट आ जाती है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। और आंटी सोचने लगती है कि क्या पता ये मेरी खोई हुई बेटी हो, और फिर यहाँ से वो भी जाने लगती है। दूसरी तरफ फैंग फैंग एक स्कार्फ के स्टोर पर चली जाती है जहाँ पर वो एक बहुत ही प्यारा सा स्कार्फ सिलेक्ट कर रही होती है। यहाँ पर स्टोर की मैनेजर होती है जो अपने स्टाफ से बोलती है कि तुम किसी भी अरे गेरे को यहाँ पर कैसे आने दे सकती हो, कपड़े देख रही हो तुम कितनी लो क्वालिटी के लग रहे हैं, फैशन ब्रांड का तो है ही नहीं, तुम ऐसे लोगों को अंदर कैसे आने दे सकती हो जो हमारी चीज़ों को अफोर्ड ही ना कर पाए। इतने में वहाँ पर मिया और उसके फ्रेंड आ जाते हैं। मिया फैंग फैंग को देखकर बोलने लगती है कि तुम तो वही हो ना जो मेरे क्लास में थी, अभी भी तुम वैसी की वैसी ही हो, और देखो तो तुमने क्या सिलेक्ट किया है, इतने पुराने ज़माने का कपड़ा जो शायद कोई बूढ़ी औरत ही पहन सकती है। यहाँ पर फैंग फैंग उसे कुछ भी नहीं बोलती और तो और वो स्टाफ को इसका बिलिंग कराने के लिए कहती है। इतने में मिया को गुस्सा आ जाता है क्योंकि फैंग फैंग उसे इग्नोर कर रही थी और वो कहती है कि इसकी बिलिंग नहीं होगी, ये स्कार्फ मैं खरीद रही हूँ, और वो स्कार्फ को फैन फैन से छीन लेती है। फैन फैन उसे बोलने लगती है हर बार तुम मेरी चीज़ क्यों छीन लेती हो। मिया कहने लगती है तुमने अभी तक इसके लिए पे नहीं किया है, मैं इसके लिए पे कर रही हूँ। यहाँ पर वो स्टाफ बोलने लगती है पर मैडम ने ये पहले चूज़ किया था। इतने में वहाँ पर मैनेजर आती है जो स्टाफ से बोलने लगती है कि तुम इंसान देखकर नहीं समझ सकती क्या, और बाद में मैनेजर बोलने लगती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए ये पैक करके अभी देते हैं। और तभी वो अपना कार्ड देती है जहाँ पर फैंग फैंग कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। फिर फैन फैन अपना ब्लैंक कार्ड उसे देती है और बोलती है कि इसे लो और मेरे लिए इसे पैक करो, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसे चूज़ किया था और स्टोर के रूल के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आता है उसे ही दिया जाता है। यहाँ पर मिया कहने लगती है कि मैं स्टोर की VIP मेंबर हूँ और तुम्हें क्या पता मेरे डैड कौन है, मेरे डैड ताइहूर ग्रुप के सबसे बड़े मैनेजर हैं। यहाँ पर फैन फैन सोचने लगती है कि सबसे बड़े मैनेजर। मिया ये भी बोल रही थी कि तुम्हें पता भी है उस ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ मेरी शादी होने वाली है, और उस ग्रुप का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जू होता है। यहाँ पर मन ही मन फैन फैन हंस रही होती है। इतने में वो लोग उसका कार्ड गिरा देते हैं। दूसरी ओर हम मिस्टर जू को देखते हैं जो कि ड्राइवर को कॉल करके पूछ रहा होता है मैडम क्या कर रही है और वो मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रही। वो कहता है कि मैडम तो ऊपर शॉपिंग करने गई है, उन्होंने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए बोला। फिर मिस्टर जू एक बार फिर से अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें तो पता है ना वो प्रेग्नेंट है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर मिस्टर जू उस मॉल में पहुँच जाता है जहाँ पर वो देख रहा था कि 3 लड़कियाँ उसे सता रही थी। वो उसे लेकर सोफे पर बैठा देता है। फिर सारी की सारी बातें फैन फैन उसे बताने लगती है, जहाँ पर मिस्टर जू बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, इन्हें तो मैं ही देख लूँगा। यहाँ पर मिस्टर जून पर चिल्लाने लगता है तो मिया अपने डैड की पोजीशन के बारे में बात करने लगती है। तो फिर मिस्टर जू मन ही मन हंसने लगता है, जहाँ पर मिया कहने लगती है तुम ज़्यादा नाटक मत करो, तुम और तुम्हारी वाइफ यहाँ मिलकर हमें ठगने आए हैं, तुम तो यहाँ की एक चीज़ का भी प्राइस पे नहीं कर सकते। इतने में ही मिस्टर जू किसी को कॉल लगाता है, जहाँ पर एक अंकल आते हैं और वो कोई और अंकल नहीं होते बल्कि मिया के दूर के रिश्तेदार होते हैं, जो कि मिस्टर जू से माफ़ी मांगने लगते हैं। मिया यहाँ पर डर जाती है और बोलने लगती है नहीं, मुझे मेरी क्लासमेट काफ़ी टाइम बाद मिली थी तो मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रही थी, क्यों फैन फैन मैं सही बोल रही हूँ ना। लेकिन यहाँ पर फैन फैन उसकी बात में नहीं आती और मिस्टर जू को बोलने लगती है नहीं ये एक मजाक नहीं था, इसने तो मुझे धक्का भी दिया था। फिर मिस्टर जू मिया को धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम्हारी जितनी औकात हो बस उतना ही नाटक करो। यहाँ पर वो फैन फैन को उठाकर अपनी कार में ले जाता है, जहाँ पर वो लोग कार में बैठ ही रहे होते हैं। तो फिर मिया और उसकी फ्रेंड्स आपस में बात करने लगते हैं। तो मिया बोलने लगती है क्या ये सच में एक प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद की कार को क्यों चलाएगा, इसका ड्राइवर भी तो होना चाहिए। एंड यहाँ पर हम उन दोनों को उसकी मॉम की बर्थडे पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर फैन फैन बोलने लगती है कि मैंने तो उनके लिए कुछ गिफ्ट नहीं खरीदा। फिर मिस्टर जू बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी है। फिर घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जू की मॉम और ग्रैंड माँ होते हैं। इतने में वहाँ पर मिस्टर जू आ जाता है तो ग्रैंड माँ मिस्टर जू से बोलने लगती है कि तुम कितने नखरे दिखाते हो, तुम तो अपनी वाइफ को ऐसे छुपा रहे हो जैसे हम तुम्हारी वाइफ को खा ही जाएंगे। इसके बाद वो लोग
वहाँ पर बैठने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर जू और फैन फैन उन सभी को गिफ्ट देने लगते हैं। यहाँ पर इसके बाद उससे ग्रैंडपा पूछने लगते हैं कि तुम हमें ग्रैंड चाइल्ड से कब मिलवा रहे हो। फिर मिस्टर जू बोलने लगता है कि फैन फैन प्रेग्नेंट है, तो उसकी मॉम उसे बैठने के लिए बोलती है। साथ ही साथ ग्रैंडमा आकर उसे एक ग्रीन कलर का ब्रेसलेट देती है और बोलती है कि ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हारी मॉम को भी दिया था, तो ये तुम भी डिज़र्व करती हो क्योंकि तुम भी इस घर की बहू हो। यहाँ पर फैन फैन उसे लेने से मना कर देती है, लेकिन फिर भी ग्रैंडमा उसे देकर ही रहती है। फैन फैन यहाँ से चली जाती है थोड़ा आराम करने के लिए, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा मिस्टर जू को कहने लगती है, क्या तुम फैन फैन को लेकर श्योर हो, क्योंकि अगर तुम श्योर नहीं हो तो तुम दोनों अपनी लाइफ खराब कर दोगे। यहाँ मिस्टर जू अपनी ग्रैंडमा को सबूत देकर कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं फैन फैन को लेकर बहुत सीरियस हूँ और फैन फैन मुझे बहुत पसंद है और मेरी जो लाइफ है वो उसके साथ बहुत अच्छे से गुजरेगी। यहाँ उसकी ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है और उससे बोलने लगती है कि बस मैं अपने बेटे और बेटी दोनों को हमेशा के लिए खुश देखना चाहती हूँ और हेल्दी। यहाँ दूसरी ओर उसका असिस्टेंट आता है जो बताने लगता है कि पार्टी तो कब का शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हम पार्टी में मिया और उसकी फ्रेंड को साथ साथ देखते हैं। यहाँ पर हम शीन को देखते हैं जहाँ शीन ने वो वाइट कलर का पेंडेंट भी पहना होता है। यहाँ पर मिया उससे बोलने लगती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी शादी उस प्रेसिडेंट से होने वाली है, मिस्टर जू से। अगर तुम और मिस्टर जू इतने ही क्लोज हो तो फिर तुम मिस्टर जू को यहाँ क्यों नहीं बुलाती। फिर शीन उससे कहने लगती है, ये पेंडेंट देख रही हो वाइट कलर का, ये पेंडेंट और किसी ने नहीं बल्कि मुझे मिस्टर जू ने ही दिया है और बचपन से ही ये पेंडेंट उसने मुझे देकर रखा है, तो तुम सोच लो कि हम दोनों कितने क्लोज हैं। मिया यहाँ पर अपने मन में सोचने लगती है, तो उस दिन शायद फैन फैन नाटक कर रही थी और वो उसका फेक हस्बैंड था जो नाटक कर रहा था। तभी वहाँ पर फैन फैन आ जाती है। फैन फैन की ड्रेस को देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि तुमने शीन की तरह सेम ड्रेस क्यों पहनी है, क्या तुम शीन की पोजीशन पर आना चाहती हो। और उसके साथ साथ वो उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। यहाँ पर वो बोलती है शीन को कि तुम इन्हें बताती क्यों नहीं कि ये ड्रेस तुमने ही मुझे दी है। यहाँ लेकिन शीन अपनी बात से पलटती है और कहती है, मैंने, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये ड्रेस मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ, ये ड्रेस तो मुझे मिस्टर जू ने दिया है पहनने के लिए, ना जाने ये ड्रेस तुम कैसे पहन रही हो, वो भी सेम कलर का। यहाँ पर बाद में मिया बोलने लगती है, मुझे तो लगता है कि उस दिन जो लड़का था वो मिस्टर जू का ड्राइवर था, तो क्या पता उसने सेम ऐसा ही कोई फेक वाला ड्रेस लाकर इसे दे दिया हो। यहाँ पर बाद में सीन फैन फैन को डिफाइन नहीं कर पाती और उसके बारे में बुराइयां करने लगती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर जू आ जाता है जो गुस्से में उन्हें कहने लगता है कि मेरी वाइफ को बुली क्यों कर रहे हो, वापस से अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। फिर बाद में मिया और सभी लोग आकर उसे माफ़ी मांगने लगते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि तुम इसका साइड क्यों ले रहे हो, तुम्हें तो शीन का साइड लेना चाहिए ना, शीन तुम्हारी वाइफ होने वाली है। यहाँ पर मिस्टर जू सभी को बताने लगता है कि शीन और उसका कोई रिश्ता नहीं है, उसकी रियल वाइफ फैन फैन है। और फिर शीन का वो ड्रेस देखता है और बोलने लगता है, तुमने सेम ड्रेस क्यों पहनी है, जाओ जाकर चेंज कर लो। यहाँ पर उसके पास वो आने लगती है लेकिन वो उसे अपने पास नहीं आने देता। इतने में मिस्टर जू की मॉम भी वहाँ आ जाती है। फैन फैन उनके पास जाकर उससे बोलने लगती है, लेकिन मिस्टर जू की मॉम भी सेम चीज़ बोलती है कि जाओ और जाकर ड्रेस चेंज कर लो, क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ और तुम्हारा ड्रेस सेम है, मैं नहीं चाहती कि मेरी डॉटर इन लोगों को कोई तकलीफ़ हो। यहाँ पे बाद में शीन मिस्टर जू से कहने लगती है कि तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने मन में कहने लगती है कि मैं अब फैन फैन का काम तमाम कर कर ही रहूँगी। इसके बाद में यहाँ गिफ्ट सेरेमनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर फैन फैन वाला गिफ्ट उसकी मॉम को देते हैं और उसकी मॉम को फैन फैन का गिफ्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। फैन फैन जाकर उन्हें एक छोटा सा चाय गिफ्ट में करती है और कहती है कि मैं आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए हमेशा प्रे करूँगी और आपकी ब्यूटी के लिए। जैसे ही वो उस चाय को पीती है तो उन्हें चक्कर आ जाता है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर बाद में हम वेटर को देखते हैं। यहाँ हम वेटर को देखकर समझ जाते हैं कि सीन ने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था। यहाँ पर सीन सारा ब्लेम फैन फैन के ऊपर डाल देती है और सभी लोग फैन फैन पर चिल्लाने लगते हैं। फैन फैन यहाँ पर मिस्टर जू से कहने लगती है कि कम से कम तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना। मिस्टर जू कहने लगता है कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतने में वो आंटी वहाँ पर आ जाती है जिसकी मदद फैन फैन ने की होती है। यहाँ पर वो आंटी आकर उसे पूछने लगती है, आखिर तुम्हारा और मिस्टर जू का क्या रिश्ता है। यहाँ पर वो उसे बता देती है कि ये उसका हस्बैंड है। यहाँ पर वो आंटी मिस्टर जू की मॉम की बेस्ट फ्रेंड होती है और साथ ही साथ वर्ल्ड की फेमस डॉक्टर भी होती है। यहाँ पर बाद में वो उसकी जान बचाने लगती है तो वेटर बोल देता है कि मुझे एक मैडम ने कार्ड से पेमेंट किया था और ये वो मैडम नहीं है, उन्होंने मुझे कार्ड भी दिया था। यहाँ पर बाद में वो लोग उस कार्ड की छानबीन कराने के लिए भेज देते हैं और बाद में उसकी मॉम को होश भी आ जाता है और वो लोग उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में कार्ड का रिजल्ट भी आ जाता है जिसमें उस कार्ड के ओनर का नाम लिखा होता है शीन। यहाँ पर मिस्टर जू से धक्का मार के
के नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि अब से तुम्हारा और मेरा रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म हुआ। सीन उससे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करती है और एक चांस मांगती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। वो अंदर जाकर फैन फैन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि चलो हम ऊपर जाकर आराम करते हैं। वो उसे लेकर जाने लगता है। इतने में वहाँ पर वो आंटी फैन फैन के कान के बाजू में वही मून शेप का हार्ट मार्क देख लेती है। तो वो उनसे कहती है 1 मिनट, और उन्हें याद आने लगता है कि ठीक मेरी बेटी के कान के पीछे भी ऐसे ही मून शेप का मार्क था। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो आंटी उन्हें सारी बात बताने लगती है। दूसरी ओर यहाँ पर शीन भी उनकी सारी बातें सुन लेती है। फिर वो आंटी उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा पेंडेंट है जो अभी मैंने पहना है, लेकिन फैन फैन उससे कहने लगती है नहीं, मेरे पास ऐसा कोई पेंडेंट नहीं है। यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ हम एक बार डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग टेस्ट करवाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर वो आंटी फैन फैन को थैंक यू बोल रही होती है टेस्ट के लिए मानने के लिए। फैन फैन उससे कहने लगती है कि ये तो बहुत अच्छा होगा अगर मैं आपकी बेटी निकलूँगी, पर मैंने आपसे कहा ना कि मेरी ऑलरेडी एक फैमिली है और मेरी ऑलरेडी एक मामा है। दूसरी तरफ यहाँ पर सीन भी होती है जो उस नर्स के पास जाती है और साथ ही साथ उस नर्स को बोल देती है कि ये जो रिजल्ट्स है वो मेरे अकॉर्डिंग करना, और यहाँ पर वो उसे कुछ पैसे भी देती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है डॉक्टर के पास, जहाँ पर वो उस हॉस्पिटल में आती है जिस हॉस्पिटल में वह सभी लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर वो आंटी उसके गले में वही नेकलेस देख लेती है। तो फिर वो उससे कहने लगती है कि ये मुझे मेरी मम्मा ने दिया है, लेकिन आज तक मैं अपनी मम्मा को कभी ढूंढ नहीं पाई। साथ ही साथ वो डीएनए रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि शेन उनकी बेटी है। और यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ पर फैन फैन और मिस्टर जू घर जा रहे होते हैं, फिर फैन फैन उससे कहने लगती है कि उसकी मॉम उसके साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रही थी, मेरी मम्मा ने तो मुझे आज तक कभी कोई खुशी नहीं दी। इसके बाद जब वो लोग घर पर होते हैं तो फिर मिस्टर जू अपने असिस्टेंट से बोलता है कि जाकर अच्छे से ध्यान से देखना कि वो टेस्ट सच है या फिर झूठ। यहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं तो फिर फैन फैन अपनी मॉम का डीएनए टेस्ट करवा कर आई होती है, जहाँ पर वो भावुक होकर बोलने लगती है कि वो तो मेरी मॉम है ही नहीं, वो मेरी स्टेप मॉम है जिसने मुझे ऐसे ही पाया था। यहाँ बाद में वो रोने लगती है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब उन आंटी का बर्थडे होता है। उस इवेंट में सभी लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ उनकी बेटी यानी कि नकली बेटी शीन उनसे कहने लगती है कि आपने फैन फैन को यहाँ क्यों बुलाया है, वो आएगी तो मुझे वापस से बुली करेगी। वो आंटी गुस्से में आ जाती है कि मेरी बेटी को कोई कैसे बुली कर सकता है, और यहाँ पर फैन फैन उन्हें जैसे ही गिफ्ट देती है तो वो सारा गिफ्ट फेंक देती है और उस पर वो चिल्लाने लगती है और बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है। इतने में ही मिस्टर जू का असिस्टेंट आता है उस नर्स को लेकर, और तो और सभी के सामने सीन का भांडा फूट जाता है। तो उसकी मॉम रिजल्ट्स देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, जहां उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया है। फिर वो शीन पर चिल्लाने लगती है और बाद में वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लगती है, जहाँ पर सभी लोग रियल टेस्ट रिजल्ट निकलवा लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई और नहीं बल्कि फैन फैन ही उनकी बेटी है। इसके बाद फैन फैन और मिस्टर जू घर पर होते हैं, जहाँ पर वो लोग अपनी शादी की डेट फिक्स कर रहे होते हैं। मिस्टर जू कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता था कि ये सारी चीज़ें तुम्हें अभी सहनी पड़े, क्योंकि अभी तो तुम प्रेग्नेंट हो, तो मुझे नहीं चाहिए था कि तुम पर इतना ज़्यादा लोड आए। फैन फैन कहने लगती है कि लोड नहीं तो अभी मेरा इतना मंथ भी नहीं हुआ है जहाँ पर मुझे प्रेशर आने लगे, इसीलिए तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पर मिस्टर जू पूछता है क्या तुम सचमुच में मुझसे शादी करना चाहती हो। फिर फैन फैन उसे हाँ बोल देती है। साथ ही साथ फैन फैन उसे अपने बचपन की बात बताती है, जहाँ पर उसने एक बच्चे की जान बचाई थी और उस बच्चे ने उसे एक पेंडेंट दिया था, लेकिन वो पेंडेंट उसी दिन खो गया था जिस दिन तुम मुझे घर लेकर जा रहे थे। तो फिर यहाँ पर वो उसे बता देता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। यहाँ पर फिर बाद में फैन फैन को समझ नहीं आता। फिर मिस्टर जू उसे सारी बात बताने लगता है एंड फाइनली उनकी वेडिंग का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर फैन फैन बहुत ब्यूटीफुल दिख रही होती है एंड यहाँ पर वो लोग एक दूसरे का साथ हमेशा देने की कस्में खाते हैं एंड उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं एंड इसी के साथ हमारी इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।